पहली दफा कब सोचा यानी कि अब यानी निकलना चाहिए? तब आप भी मुझे कह रहे थे और दोस्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से आप बाहर आ जाओ। मैं आता नहीं था। मुझे सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा शहीद अरशद शरीफ ने दिया। उन्होंने कहा मेरे पास खबर है ये आपको उठाने लगे हैं। मुझे दो जर्नलिस्ट ने उन्होंने पहले ये कहा था कि हमें ये बताया गया है कि आपको इमरान रियाज की किसी भी वक्त खबर आ सकती है। इमरान भाई जिस दिन आपको पकड़ा गया उधर और आपको पहला दिन पहली रात जेल या जो भी वो उनका हिरासत में थे आप, पहली रात क्या यानी पहली रात कैसे कॉन्फिडेंट? आपने वो वीडियो देखी हो? जी। मैं तो बड़े आराम से चला गया था और फिर मेरे हाथ भी बांध दिए एक जगह, फिर एक जगह जाके बैठा दिया, वहां से गाड़ी चेंज की और मुझे एक और जगह पे ले गए। उसने जब ऑफिसर ने मुझे रास्ते में एक बात कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को ना, तो उसने जब ये बात की ना तो मुझे उस वक्त में खुटक गया। मैंने कहा ये कुछ ऐसा करने जा रहा है। फिर वो मुझे कहना शुरू हो गया कि आपको कुछ भी खाना है, मैं आपकी कोई भी खिदमत कर सकती हूँ, क्योंकि एक दफा आपको मैंने आपकी डिलीवरी कर दी, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहां पहुंचाया ना तो मुझे इन्होंने वहां जाके डाल दिया एक सेल में। उधर जिसको लेकर जाते हैं सबसे पहले उसको फैंटी लगाते हैं। इन्होंने वहां ले जाके मुझे लटा के मारा, बांध के ना, पीछे हाथ बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के, सर पे बोरा चढ़ा के नीचे जमीन पे फेंका। पहले मेरे कमर में मारे, फिर मेरे पेट में इसने मुक्का मारा एक बंदे ने, नीचे ऐसे हुआ तो इसने मुझे नीचे गिरा दिया। ये मुझे कितनी देर मारते रहे। अच्छा मुझे ना पहले मार खानी भी नहीं आती थी, मैं तो खुद मारे खाई नहीं। मैं वो उस तरह से अपने आप को सक करके ना मुंह दबा के पीछे हाथ मेरे बंधे हुए तो मैं जमीन पे ऐसे पड़ा रहा। ये मारते रहे मुझे। अगर कभी वो बंदा लिखेगा जिंदगी में या कभी गवाही देने के काबिल होगा तो वो गवाही देगा, मारने वाले खुद गवाही देंगे कि हमने एक आदमी को पकड़ के मारा था, हम उसे मारते थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। तो मुझे इस बात पे भी उन्होंने चिल्ला के मारा कि तो मत बोलो पाकिस्तान का नाम मत लो अपनी जुबान पे। मारा मुझे। जो बंदा मुझे बंद करने आया उसने बंद करते हुए मेरे कान में कहा कि आप चीखते क्यों, ये जान छूट जाती है। ये लाहौर में थे, हम मुझे जगह भी पता है, बेसमेंट थी ये, और ये साहब को मार रहे थे। मैंने वहां पे बोला ऊंची ऊंची, मैंने कहा ना मारो, बूढ़ा आदमी है, ना मारो, मैं ये कह रहा था उन्हें। पहली रात गुजर गई, आपको कब महसूस हुआ यानी कि आपके ज़हन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इधर ही हूँ? यानी आपके ज़हन में था तो होगा यार एक दिन 2 दिन बाद छोड़ देंगे, 4 दिन बाद छोड़ देंगे, आपके ज़हन ने कब एक्सेप्ट किया कि अब ये मुझे नहीं छोड़? एक दफा भी नहीं किया। मुझे रोज लगता था मैं आज चला जाऊँ। इमरान भाई आपको एक अजीब चीज बताता हूँ, ये ना सब कैदियों को ऑरेंज कलर के कपड़े देते थे। मैं यही बात पूछने लगा, डांगरी टाइप का एक होता है, वो एक सूट लेके आते थे, मेरे लिए लेकर आए थे। अच्छा, ये वो गवाही देंगे। अच्छा, इनके ऑफिसर 142 दिन इन्होंने टिल लगा लिया, मैंने वो कपड़े नहीं। वो कहते ये पहनो, मैंने कहा मैं नहीं पहनता हूँ। वो फिर कहते वजह क्या है, मैंने कहा जी ये पहन के मुझे लगता है मैं कैदी हूँ। जब आखिरी दिन आपको उन्होंने बताया जब आपको छोड़ने, उस दिन क्या? फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप अपनी दाढ़ी कटवा लें, आप क्लीन शेव हो जाए। मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा आपने तो देखी भी नहीं। मैंने कहा दिखाओ, कहते ये सफेद है। मैंने कहा जैसी भी है। उन्होंने दिखाई मुझे, मैंने कहा जी अच्छी लग रही है, मैं नहीं कहा। क्यों? मैंने कहा जी मैंने ये नियत की थी कि मैं हज करूंगा 2023। आपने मुझे हज के दिनों में अंदर रखा। मैंने ये नियत की थी जब हज करूंगा तो उसके बाद मैं दाढ़ी रखूं, तो अब मैंने वो उसी नियत के तहत ये रख ली है, तो मैं नहीं कटवाना। इस बात पे काफी वो फटा हुआ, तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपकी जबरदस्ती शेव कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई से कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो बहुत से लोग, इमरान भाई यानी ये बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया यानी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है। एक का नाम इमरान खान और दूसरे का नाम इमरान। नहीं, इमरान खान से मोहब्बत की नहीं, इमरान खान बहुत लोग हैं, वो चले सो हम्बल, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग कहने का मतलब यह है इमरान भाई के बारे में जानना चाहते हैं। इमरान भाई आप बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर बता चुके हैं व्हाट हैपेंड टू यू, और फिर आप पाकिस्तान से कैसे निकले। मुझे ये बताइए इमरान भाई, जब आप पाकिस्तान में आप हाइडिंग में थे और इतला थी जर्नलिस्ट के पास के आपको पार करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, जब पहली दफा आप तक खबर पहुंची उस वक्त क्या माहौल था, कहाँ रह रहे थे, क्या ज़हन था? फिर पहली दफा कब सोचा यानी कि अब यानी निकलना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है हमने 1000 बार आपसे पूछा और आपने कहा नहीं पाकिस्तान नहीं छोड़ना, लेकिन फिर वो क्या उस वक्त आपके ज़हन में क्या? तब आप भी मुझे कह रहे थे और दोस्त भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से आप बाहर आ जाए। मैं आता नहीं था। मुझे सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा शहीद अरशद शरीफ ने दिया था जी, और उन्होंने मुझे जून 2022 में पाकिस्तान से बाहर निकलने का कहा था। उन्होंने कहा मेरे पास खबर है ये आपको उठाने लगे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते ये मारेंगे इमरान, मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस लेवल पे चलेंगे कि ये मारेंगे और ये टॉर्चर करेंगे। तो वो यानी नॉर्मली हम जर्नलिस्ट जो है ना मम्मी डैडी तरह के लोग होते हैं, मेरा बैकग्राउंड और तरह था थोड़ा सा।
सारे एक तरह के तो नहीं होते। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत मार भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। मैं अरशद भाई मुझे कह रहे थे चला जा, मैं तुझे भेज देता हूँ और मैं कोई अरेंज करता हूँ, आप चले जाओ यहाँ से थोड़े अरसे के लिए। तो मैंने कहा जी आप चले जाएं। वो मुझे कहते मैं तो एयरवे पे प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं इमरान प्रोग्राम छोड़ के नहीं जा सकता, उनकी मजबूरी थी। और जब तक उनका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ वो पाकिस्तान से नहीं गए। जब उनको प्रोग्राम से निकाल दिया गया, बंद कर दिया गया, फिर वो पाकिस्तान से गए, उससे पहले वो जा नहीं रहे थे जी। अब मेरा क्योंकि प्रोग्राम पहले ही खत्म हो गया था, उन्होंने कहा यार आपने तो प्रोग्राम भी नहीं करना, वीलॉग करना, जाओ जाके आप बाहर जाके कर लो। इमरान जितने लोग बाहर होंगे ना उतना सेफ होंगे, हमारी आवाजें बचेंगी, हमें ये जरूर आसरा रहेगा कि यार बाहर फलां कोई ना कोई तो हुआ है, तो वो बोलते रहेंगे और अगर हम यहाँ फंस जाएंगे तो आप लोग बात करेंगे। अच्छा नहीं इमरान भाई, ये यानी मुझे अंदाजा है कि इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर यू। मैं उस लम्हे की बात मैं आपको बता, जब वो आप हाइडिंग में थे और वो मेरे दिमाग में ये था कि ये मार नहीं सकते, ये मेरे दिमाग में था। अरशद भाई की शहादत के बाद ना मेरे दिमाग में एक बात और आ गई कि ये पाकिस्तान में नहीं मार सकते। यानी अरशद शरीफ को शहीद किया पाकिस्तान से बाहर, तो एक इनको मार्जिन मिल गया कि भाई पाकिस्तान में नहीं था, तो मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मुझे कत्ल नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। लेकिन 26 नवंबर को वो बात भी निकल गई। इन्होंने पाकिस्तान में कत्लेआम कर दिया और उससे पहले भी इस तरह के छोटे मोटे वाकयात हो गए थे। फिर जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया तो तब भी मुझे समझ आई कि ये किसी लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि ये कत्ल नहीं कर सकते किसी को इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन वो भी गलतफहमी फिर दूर हो गई कि अपने मफाद के लिए मार भी सकते हैं, किसी लेवल तक भी जा सकते हैं। मुझे एक दो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया, उसके बाद मुझे मेरा एक सोर्स है उसने भी बताया। ये ना फेजेस में चीजें हुई हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। पहले एक दिन मुझे एक कॉल आती है कि इमरान भाई फौरन निकले, क्या वो कहते जी बहुत बड़ी रेड आ रही है फौरन निकले। तो वो बंदा जो मुझे कहता है उसने मुझे पहले 2-3 खबरें दी थी और वो खबरें उसकी कंफर्म हुई थी। उसने मुझे एक दफा ये भी बताया था कि आज ये आपको पकड़ लेंगे और उसी दिन मुझे पकड़ा भी था। उसने मुझे पहले बताया था एक दिन कि आज ये आपको पकड़ लेंगे, उस दिन मुझे पकड़ा भी गया था। अच्छा। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि आपको मोटरवे पे ना आए, ये आपको अटक से गिरफ्तार करेंगे, वो हुआ भी। अच्छा। अब वही आदमी मुझे कह रहा था कि ये आप यहाँ से भाग जाएं जहाँ पे आप। मैंने कहा मैं हूँ किधर? मैंने उससे पूछा, कहता मुझे नहीं पता। अच्छा। मैंने कहा जब आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे ऊपर रेड होने वाली है? कहते भाई मुझे ये पता है कि वो आपके करीब है। आपको फिर मुझे समझ आई कि ये आदमी कोई अंदर का आदमी। उस दिन मुझे एहसास हुआ। तो मैंने कहा मैंने बाय चांस ही एक दोस्त जा रहा था निकल के, मेरे पास एक पॉलिटिकल शख्स भी आके बैठा हुआ था उस वक्त। अच्छा। और वो अभी 10 मिनट पहले पहुंचा था। वो नामालूम जगह के मैंने उस जगह पे वो एक नौजवान है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, नॉर्मल आदमी है, लेकिन वो वहां बैठा हुआ था। वो कॉल मैंने उसके सामने ही सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने मुझे कहा, कहता भाई निकल जाए। मैंने कहा अच्छा। वो मेरा एक दोस्त जा रहा था, उठ के मैं उसी के साथ उसकी गाड़ी में बैठा। मैंने अपने सिक्योरिटी वालों को बोला, मैंने कहा इधर ही रुको, यहाँ से जाए कोई ना, सिर्फ 2 लड़के पीछे बैठ जाओ। मैं वहां से निकल गया। 7 मिनट के बाद वहां पे रेड हुआ बहुत बड़ा। अच्छा। उस जगह पे और काफी देर वहां पे झगड़ा होता रहा, बड़ा वहां रोला पड़ गया। अच्छा। फिर वहां पे मकामी पुलिस आ गई, ये खैबर पख्तूनख्वा था, तो मकामी पुलिस आके वहां पे लड़ पड़ी। उन्होंने कहा आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम बंदा लेके जाएंगे। बहरहाल वहां काफी फटा हुआ। मुझे फिर बाद में पता चला, मेरे एक बंदे ने बताया कि जी मैं कोयटा होटल जाके बैठ गया था। अच्छा। एक कोयटा होटल था, वहां बैठ के मैं चाय पी रहा था। वहां लोग शोक इकट्ठे हो गए, भाई बैठ गए हम, तो वो अवॉइड हो गया। फिर वहां से वो मैंने लोकेशन तब्दील कर दी। फिर मैं एक एक करके लोकेशन बदलता रहा। इन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे ऊपर एक केस कर दिया कि जनाब ये इमरान रियाज के ऊपर केस है और ये फलां जज के बारे में इसने एक ये बयान दिया था और वो जज साहब के कोई रिश्तेदार है, उन्होंने केस कर दिया। मैंने जाके पेशावर हाई कोर्ट से जब मैं बेल लेने गया ना, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे भी इन्होंने घेरा डाला हुआ है, ये मुझे जहाँ से उठा सकते हैं, जैसे सनम के साथ हुआ वहां पे। लेकिन मेरे साथ में 30-35 आदमी थे, जी लोग थे, तो वो मुझे वहां से उठा नहीं सके। लेकिन हमने ये जज कर लिया, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने भी मुझे कहा कि इमरान भाई ये नॉर्मल नहीं है यहाँ पे सिचुएशन, लोग आपको ऐसे लोग हैं जो मशकूक है, तो यहाँ से निकले आप। वहां से फिर हमने गाड़ियां तब्दील की, करते कराते मैं एक पहाड़ी थी, वहां एक दोस्त का कंपाउंड था, मैं वहां चला गया। मैंने कहा यहाँ पे रहते हैं। कुछ अरसा मैं वहां पे रहा। मुझे एक दिन कासिम सूरी का फोन आया, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि यार आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मैंने कहा जी मैं अभी नहीं जा रहा है। और निकलेंगे कैसे? वो आपके ज़हन में ये भी तो होगा यार, वो तो स्टॉप लिस्ट में है, जाने दिया इन्होंने। हाँ जी हाँ जी। नहीं, उन्होंने कहा निकल जाए आप ना।
कासिम सूरी ने मुझे कहा पाकिस्तान से। मुझे ये तो पता था कासिम सूरी कैसे निकले, और मैं निकलना चाहता तो मैं निकल जाता पहले भी। मेरे लिए कौन सा मुश्किल था, ये सारे पहाड़, मैंने शिकार खेला हुआ इन पहाड़ों पे, मैं जानता हूँ सारे बॉर्डर को, मैं कहीं से भी निकल जाता। लेकिन मैं वो वेट कर रहा था कि नहीं यहाँ रुकते हैं। फिर मुझे एक दिन मैंने एक लोकेशन तब्दील की, मैं एक सूबे में था, मैं उसका नाम नहीं लेता, एक जगह पे था मैं, केपी नहीं था वो, वहां पे मुझे इतला आई कि आप फौरन ये जगह छोड़ें, फौरन ये जगह छोड़ें, और सेम आदमी से। अच्छा, इससे पहले 2 जर्नलिस्ट मुझे बता चुके थे, मैंने अपना पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था। इस सेम आदमी को हम बिग सारा कुछ, मुझे ये ट्रैक नहीं कर सकते। इस सेम आदमी को हम बिग ब्रदर कह सकते हैं। पता नहीं कौन है। अच्छा, अल्लाह का भला करे। उसने मुझे कहा कि निकल जाए फौरन। मुझे 2 जर्नलिस्ट ने, उन्होंने पहले ये कहा था कि हमें ये बताया गया है कि आपको इमरान रियाज की किसी भी वक्त खबर आ सकती। अच्छा, तो इमरान भाई बी केयरफुल। मैंने वो लोकेशन छोड़ने का फैसला किया। मेरे वहां पे कुछ थोड़े से डिजिटल फुटप्रिंट उस जगह पे रह गए। अच्छा, ठीक है, कुछ सिग्नल ये वहां पे उस जगह के ऊपर जब जो बंदा वहां पे था एक, उसने जो बाद में बताया वो ये बताया कि ये 3 बंदों को बांध के लाए थे। अच्छा, रस्सी के साथ, यानी इन्होंने पूरा मुकाबला करने का वो प्रोग्राम बनाया हुआ। नहीं, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुकाबला करेंगे। उस बंदे ने कहा साहब मुझे लगता है कि ये आपको ना पकड़ने नहीं आए थे, ये आपको मारने आए थे। वो बंदा अफगान जिहाद भी लड़ता रहा है। अच्छा, उसको इसलिए आइडिया हो गया था, वो जंगजू आदमी है जी। उसने कहा आपको पकड़ने कोई नहीं आए थे, ये जिस तरह आए थे मारने आए थे, वो 50-60 आदमी आए थे, और उन्होंने घेर लिया था पूरे कंपाउंड को हर तरफ से। वो पहाड़ से ऊपर जाना पड़ता है काफी ज्यादा। अच्छा, वो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं फिक्रमंद हो गया थोड़ा। फिर मैंने खुद फोन किया कासिम सूरी को। मुझे एक और बंदे का फोन आया, वो बहुत परेशान था। उसने मुझे कहा कि आप बच गए, आप किधर हैं? मैंने कहा मैं जहाँ, कहते भाई बंद करो सब, हर चीज बंद करो, सब खत्म करो और गायब हो जाओ, कहीं नजर नहीं आना, कोई फोन, कोई चीज, कुछ भी आपका चलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप वो लगा लेते थे ना VPN, अभी इन्होंने कोई नए गैजेट्स लिए हैं आज से कुछ 6 माह पहले। अगर आपका नया फोन है, आपका नया इंटरनेट है जो आपके नाम पे नहीं है, दोनों चीजें, और आपका VPN लगा हुआ है, तो ये आपके व्हाट्सएप को उल्टे लटक जाए ट्रैक नहीं कर सकते थे। इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, और मुझे ये पता था कि इनके पास नहीं है। तो जब उसने मुझे ये बात की ना, तो मैं और ज्यादा वरीड हो गया। उसने कहा जी ये तो आपके ऊपर कोई हुआ है मामला। मैंने कहा यार इस तरह करके है ना। तो मुझे फिर बाद में मेरे सोर्स ने बताया, एक ने, ये जो बंदे बांध के लाए थे, इन्होंने उनके साथ आपको मारना था कि ये फितनतुल खवारिज के साथ इमरान रियाज मौजूद था जी। हमने एक ऑपरेशन किया, उसमें ये कैसे मर गया, और ये उन्होंने मारा, इन्होंने मारा, किसने मारा, कहते ये सारा गोल ही हो जाना था हमेशा के लिए। आप वहां क्या कर रहे थे, ये कहानी थी असल। तो ये 3 लाशें पड़ी होनी थी वहां पे, आपको भी इन्होंने मार देना था। और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता ना, ये चीजें आज से पहले तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। नहीं, जाली के बाद मुकाबले ऐसे ही होते हैं, जाली पुलिस मुकाबले तो ऐसे ही होते हैं जी। अब मैंने खुद फोन किया कासिम सूरी को, मैंने उन्हें ये सिचुएशन बताई। तो कासिम सूरी ने मुझे फिर दोबारा कहा कि यार हमें ना आवाज बचानी चाहिए। वहां रह के आप वीलॉग कर लेते हैं, कहीं छुप छुपा के, कहीं से जाके दूसरी जगह से अपलोड करवा देते हैं। वो जो भी आप कर रहे हैं ना, ये कांस्टेंट नहीं है। आपको अल्टीमेटली निकलना ही पड़ेगा, या आप गिरफ्तारी दे दें। अच्छा, यानी ये तो मर जाना तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो खुदकुशी है कि आप या तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, या फिर आप निकले वहां से। मैंने कहा जी आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? कहते हैं यार आप फिट आदमी, आप निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं निकलूं आप भी ऐसे निकल जाएंगे। और जैसे कासिम सूरी निकले ना, वो अगर आप वीडियो देख लेना या आप मेरी देख लें वीडियो तस्वीर, ये बहुत मुझे वो छेड़ते हैं। ये कभी कभी ये लॉन्च करते हैं, कभी मरवत, कभी फलाना, कभी टिमकाना, कभी वाडा, ये लॉन्च करते हैं ताकि इनको पता चले कि इमरान रियाज को मदद किसने किया जी। तो वो मैं बिल्कुल कोई चीज दिखाता नहीं हूँ, इसलिए कि उन लोगों के लिए मसला हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया। फिर एक ट्राई किया, मैं नहीं निकल पाया। दूसरी ट्राई किया, उसमें प्रॉब्लम हो गया, हमारे हादसा हो गया। तीसरी ट्राई में हम निकल। तो जी सॉरी, हमने एक वक्फा लिया था, आउटिंग पे थे हम, और आधी बात पहले हो गई थी। अभी आपने देखा है कि रोशनी भी, हाँ जी, लंबा वक्फा हो गया जो है वो तब्दील हो गई है। हमने तो थोड़ा सा गुजारा किया है, लेकिन बात याद भी नहीं हम सुबह क्या बात कर रहे हैं। मुझे याद है इमरान भाई। अच्छा, तो फिर जब आपने कासिम सूरी को फोन किया, और आपने कहा, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा यार आप निकल जाए पाकिस्तान से जी। कासिम सूरी ने ना, वैसे ये बात मैं उन्हें क्रेडिट या उनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा जिंदगी भर।
उन्होंने मुझे ये बात समझाई, उन्होंने कहा देखो ये मसला आवाज का है, जिंदगी का नहीं है। आपकी आवाज है और आपकी आवाज जो है कर्जा है। हम सारे आपको सुनते हैं या लोग आपको सुनते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई अपनी जान दे के कोई कामयाबी हासिल कर देंगे। तो ये जिद छोड़ के आप पाकिस्तान से निकलें, ये आवाज आपकी कीमती है, आप इसको बचाएं। और जितनी देर तक आपको वो, यानी उन्होंने एक सवाल किया मेरे से, उन्होंने कहा बताओ आपको कोई मारना चाहेगा तो क्यों मारेगा? मैंने कहा जी मेरे बोलने की वजह से। तो कहते बस ये समझ जाओ आप, जिस चीज से प्रॉब्लम है उस चीज को बचाओ ना। तो वो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। काफी देर हम बात करते रहे, उस रात हमने काफी बात की। फिर उन्होंने कहा जी मैं करता हूँ अरेंज। फिर कासिम सूरी साहब ने मेहरबानी की, तो दोस्त मुझे उन्होंने मिलवाए। फिर मैंने ट्राई किया तो वो मैं नहीं कामयाब हो सका पहली दफा में। अच्छा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बचत हो गई मेरी। दूसरी दफा हमने, क्योंकि मेरी शक्ल सारे जानते थे, तो मैं किसी ऐसी जगह से क्रॉस करने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। दूसरी मर्तबा हमारे साथ एक हादसा हो गया, और तीसरी मर्तबा वो मैं निकल गया। अच्छा नहीं, जो मुझे वो याद है, वो चूंकि आपकी वो पट्टी वाली तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, ये वही हादसा था या इसके अलावा? नहीं, वो मेरे चोटें लग गई थी। मुझे कोई एक जानवर ने मेरे पे अटैक किया था, मैं जख्मी हो गया था। मेरा जो साथी था उसको एक बहुत ज्यादा उसको अटैक आ गया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी बहुत हालत खराब थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट थी जहां हम जा रहे थे। अब 2 ही लोग थे, हथियार भी कोई नहीं था। वो उस दिन काफी ज्यादा चीजें खराब हो गई थी, ऊपर नीचे चीजें खराब हुई थी। इमरान भाई, उस वक्त आएगा ना, जब वक्त आएगा मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा उस रात के बारे में। वो उस रात को इतनी सारी चीजें हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि शायद आज सबसे भारी रात है। लेकिन हम वापस पहुंच गए कुछ ना कुछ करके। ठीक है, वापस पहुंच गए जहाँ पे हम थे पाकिस्तान में। फिर हमने वेट किया, वापस आ गए उस दिन, आगे नहीं गए। हाँ, फिर चंद दिन के बाद दोबारा निकले। ठीक है। और जब दोबारा निकले फिर हम क्रॉस कर गए। सही है। और तब पता भी नहीं चला इस तरीके से हम क्रॉस कर गए। लेकिन जब क्रॉस किया तो मेरे जो बॉर्डर के उस तरफ ताल्लुक वाले लोग थे जिन्होंने आना था मुझे लेने के लिए, वो पहले 2 मरतबा आए और तीसरी मरतबा मिस हो गया। यानी वो हमारा टाइमिंग का फर्क पड़ गया। वो मुझे वहां नहीं मिले वो लोग, उसकी वजह से मैं बहुत पैदल चलना पड़ा। वो अगर कभी मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा, मैं यहाँ पब्लिक को नहीं बता सकता हूँ कि वो रास्ता कौन सा था, लेकिन कभी मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा, वो मैप के ऊपर, आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा ये पैदल बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। नहीं, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कौन सा मुल्क, ऑब्वियसली वो एक वक्त आएगा। अफगानिस्तान में मैं गया था। ठीक है, लेकिन कहाँ से गया था ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं जिस रास्ते से गया था वो बहुत लंबा रास्ता था। कितनी देर पैदल चलना पड़ा आपको? हम रात भर चलते रहे पैदल, सारी रात पैदल ही चलते रहे। हम सुबह हो गई, हम पैदल ही चलते रहे। उसके बाद फिर हम एक जगह पहुंचे, फिर बाद दूसरी, फिर मुझे वो लोग मिल गए। अच्छा, वो मिल गए होते? हाँ, मुझे वो लोग मिल गए। फिर राब्ता हुआ, जब वहां पे हर जगह पे सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो करते करते फिर मिल गए। फिर हम लोग करते कराते पहुंच गया। फिर मैं जहाँ मैंने पहुंचना था शहर में, ठीक है, फिर वहां मैं रुका कुछ 4-5 दिन, क्योंकि मेरा जख्म खराब हो गया था। सही है। तो वो चेहरे वाला या जो मेरे पेट पे लगा हुआ, जी, पेट पे और यहाँ रान पे, वो जख्म खराब हो गया था, उसमें खून निकल रहा था और वो उसमें इन्फेक्शन थी। तो मैं फिर वहां पे थोड़े दिन रहा। फिर मैंने वहां से जो डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी थी, बिल्कुल मामूली सी, वो मैंने करवाई और फिर मैंने वहां से फ्लाइट ली और मैं चला गया। ठीक है, वहां से मैंने फ्लाइट ली। उसके बाद मैं लगभग मैंने मुल्कों के बीच में कोई 20 से 22 ट्रेवल किए हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास काफी मुल्कों के वीजे रहते थे। अच्छा। हर वक्त मैं 5 दिन 6 दिन एक मुल्क में रुकता था, फिर अगले मुल्क में, फिर 5, 6, 7 दिन फिर अगले मुल्क में। और ये सारा मेरे पास में पासपोर्ट पे सारी स्टैंप्स लगी हुई है। कभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा मेरे पासपोर्ट पे इतनी स्टैंप्स लगी हुई है। एक मुल्क, दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क, चौथा मुल्क, 5वां मुल्क, 6ठा मुल्क। तो मैं ऐसे घूमता रहा हूँ और मैंने वो मुल्क देखे जो मैंने पहले नहीं देखे थे। यानी मैं इधर ईस्ट एशिया की तरफ भी गया, यहाँ पे 3 मुल्क है वहां पे। फिर मैं सेंट्रल एशिया की तरफ गया, वहां के 3 मुल्क है वहां पे। सही। अच्छा, एक बड़ा रौला पड़ा था, आप ओमान भी रहे कुछ देर? हाँ जी, मैं वहां पे भी रहा कुछ अर्सा। अच्छा। ओमान में भी रहा और दुबई में भी गया। अच्छा। मैं किसी जगह टिका नहीं। मैंने शहीद अरशद शरीफ के केस से एक बात सीखी थी कि आपने किसी जगह रुकना नहीं है। और सिस्टम में मुझे जो थोड़ी सी हिंट मिले थे, उसमें ये था कि ज्यादा देर आप रुकेंगे तो खतरा होगा। मैं ये सोच कर रहता था किसी जगह पे भी कि ये अज्यूम कर देता था कि मेरे बारे में पता चल गया। सही, यानी हर वक्त एक्टिव नहीं, मेरे दिमाग में ये रहता था कि मेरे बारे में पता चल गया तो मेरे पास कितना टाइम है।
तो 4-5 दिन ही होते हैं ना आपके पास, ऐसे तो बस ही। फिर मैं जितनी देर में मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई आ सकता है, मैं निकल जाता था। अच्छा, और कहीं पे भी मैं अपने नाम से बुकिंग नहीं करता था, सही। किसी जगह पे भी मेरे नाम पे कोई होटल नहीं होता था, कोई और वो नहीं होता था, वो मैं मैनेज करता था जैसे भी करके। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मेरी हेल्प की, बड़ी उनकी मेहरबानी, बड़ी उन्होंने मेरी मदद की। तो जब बरतानिया आए फिर आपने किस मुल्क से apply बरतानिया नहीं, वो तो मैंने वीजा अप्लाई कर दिया था ना। एक कंट्री ऐसा था जिसका मैंने रेजिडेंस लिया था। किया? हाँ, क्योंकि यही मुमकिन था। हाँ, वो मैंने रेजिडेंसी ली थी एक मुल्क की, मैंने बरतानिया के लिए, यूरोप के एक मुल्क के लिए और अमेरिका के लिए, तीनों के लिए अप्लाई किया था। ठीक है तो सलमान अहमद की वजह से मैंने अमेरिका वाला स्किप कर दिया जी। उन्होंने बहुत अजीब किस्म की हरकत की, मैंने फिर छोड़ा, मैंने कहा दफा करो, मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट थी मेरे साथ, मुझे वीजा दे भी रहे थे, क्योंकि वहां से यूएन ने और यूरोपीय यूनियन ने उनके साथ कुछ बात भी कर रखी, सही। लेकिन वो फिर मैंने स्किप कर दिया। वो मुझे उसमें बेइज्जती महसूस हुई जिस तरह इन्होंने मेरे साथ किया। उसके बाद एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा था यूरोप का और एक मेरे पास यूके का था। मेरी ये थी कि क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है जी, तो मुझे था कि मुझे यहाँ का यूके का वीजा मिल जाए। वो इन्होंने थोड़ा डिले किया, लंबा किया, लेकिन मेरे से सवालात काफी पूछे, लेकिन मैंने हर चीज इनको सच बताई। मैंने बताया जी कि दहशतगर्दी के पर्चे भी है मेरे पे, मेरे ऊपर ये भी है वो भी है, सारी डिटेल बताई मैंने, हर चीज। थोड़ा इन्होंने टाइम लिया लेकिन फिर वीजा दे दिया। लेकिन जो मैंने वीजा भी अप्लाई किया तो वो उसका एक ऑप्शन होता है आपके पास कि पासपोर्ट आप होल्ड कर सकते हैं अपने पास। अच्छा, पासपोर्ट आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपने फर्ज करें आप अभी वीजा अप्लाई करते हैं ना किसी भी कंट्री का, तो बहुत सारे मुल्क आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप वीजा अप्लाई करें और बाद में अपना पासपोर्ट वापस ले लें। वो आप अपने पास रखें, जब आपका वीजे का फैसला आ जाएगा तो आप जाके पासपोर्ट दें, वो पे स्टिकर लगा के आपको वापस दे देते हैं। तो यूके आपको ये फैसिलिटी देता है। ठीक है। तो पासपोर्ट मेरे पास था, मैंने वीजा अप्लाई किया, मैं फिर ट्रेवलिंग पे चला गया। तो मैं ट्रेवल करता रहा। इन्होंने 2-3 दफा मुझे ईमेल्स की, इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने, यहाँ का जो यूके का है, वो जो कुछ थी इनकी क्यूरीज, मैंने इनको बताया कि ये बात है। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे वीजा दे दिया। ये वीजा मुझे दिया, लेकिन उससे पहले ये बात खुल गई थी मेरे अपने एक मेहरबान की वजह से। मेरे से गलती होगी, मैंने एतबार करके किसी को बता दिया। हालांकि मुझे एयरपोर्टों के ऊपर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। सही। मैं आपको बताऊं 50 दफा पहचाना गया हूँ मैं। अच्छा। एयरपोर्ट पे एक आदमी ने मेरा राज नहीं खोला। सही। ना किसी ने जिद की कि, ना तस्वीर के लिए किसी ने हाँ, कहा, ना किसी ने वैसे चलते हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं बैठा हुआ था तो ना मास्क पहन के, तो वो कई दफा कोई फैमिली आती थी, वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। वो कहते थे इमरान भाई आप कुछ खा लें। तो मैं हैरान होता था इन्होंने मुझे पहचाना कैसे। अच्छा। वो कहते थे आप कुछ खा लें, आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है। तो वो मेरे से फोटो की भी वो नहीं करते थे। मुझे लोगों ने कोऑपरेट किया। मेरे पाकिस्तानी, मैं आपको बताऊं, वो बड़ी जबरदस्त कौम है। मुझे बड़ी उम्मीद है ये लोग अपना हक छीन लेंगे। उसकी वजह ये है कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक आदमी ने मेरा राज नहीं खोला। मैं 50 लोगों ने मुझे पहचाना एयरपोर्टों के ऊपर। मलेशिया के एयरपोर्ट पे एक बंदे ने पहचान लिया। एक एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था, गल्फ कंट्रीज का है, कतर है। तो एक लड़का आया और मैं नीचे मुंह करके ना तो मोबाइल के अंदर ऐसे देख रहा था। टोपी मैंने ऐसे पहनी हुई थी और मैंने मास्क पहना हुआ था बड़ा वाला, और मैं नीचे मुंह करके मोबाइल के अंदर देख रहा था। वो लड़का चलता हुआ है और मेरे सामने जमीन पे बैठ गया और नीचे से मुझे ऐसे देख रहा था। मुझे अच्छा, मेरा दिल किया कि मैं इसको एक ना लगा दूं, एक लगाऊं इसको, ये क्या तरीका है। तो मुझे कहता है कि ऐसे ऐसे करके ना तो पहचान रहा है मुझे। मैंने कहा छोड़ना मचाई आप। मैंने उसको ऐसे करके बोला ना, तो वो उठ के तो मेरे पास कहता मैं इधर बैठ जाऊं। मैंने बैठ, उसने फिर मेरे साथ थोड़ी बातें चीतें की। एक उसने मुझे तस्बीह गिफ्ट की, वो मेरे पास है अभी भी। अच्छा। वो कहीं से कोई शायद उम्रा करके आ रहा था, आगे उसने कहीं और जाना था। वो भी पाकिस्तान में नहीं रहता था। वो उसकी कोई कनेक्टेड फ्लाइट थी या कुछ था ऐसा, वो मुझे वहां मिला था। तो ऐसे बड़े वाकयात हुए। अच्छा इमरान भाई, फिर आप बरतानिया आ गए। फिर तो बरतानिया आने के लिए ना ये अजीब वो था कि मेरा, क्योंकि पता चल गया था सबको कि ये कई मुल्कों में ट्रेवल कर रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं है। और ये बात अपने ही मेहरबानों ने खोल दी। मेरे से गलती हुई। मुझे ये मैंने सीखा इसमें कि आप मत बताएं, ट्रस्ट ना करें, आप कोशिश करें ना ही करें। तो आपको पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता। यानी जब ये रोला पड़ गया कि इमरान यूके पहुंच गया, उस वक्त आप थे ही नहीं? नहीं, मैं नहीं था यहाँ पे। अच्छा इमरान भाई, वो साबिर भाई ने, असल में मैंने साबिर भाई को बताया कि साबिर भाई मुझे अब वीजा मिल गया है। हाँ। लेकिन जहां पे मैं हूँ, यहाँ से मैं अब ट्रेवल करूं तो मुझे ये शक है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ। और नॉर्मली आपको पता है एयरपोर्ट पे एक्टिविटीज होती है इस तरह की। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये कर सकते हैं, साबिर भाई ने कहा। तो फिर साबिर भाई ने
मुझे कहा मेरे पास एक आइडिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं यूके पहुंच गया हूँ। फिर 2 दिन के बाद जो मेरे अपने सोर्सेज में मैंने हिसाब किताब लगाया, फिर मुझे एक कंट्री है, उसका एक रॉयल फैमिली का एक लड़का है, रॉयल फैमिली से है वो, मेरे एक दोस्त का वो दोस्त है, उसने फिर मुझे हेल्प किया। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप जाए एयरपोर्ट, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं फिर एयरपोर्ट गया, थोड़ा मुझे यूरोपीय यूनियन में कुछ लोग थे जिन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेजा था। अच्छा। मेरे से मिला भी था आके। फिर जो दुबई के अंदर जो आपका वो है, यूएन का एक दफ्तर भी है जी, उनके ऑफिस में भी मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी उस दिन। अच्छा। क्योंकि अगर मैंने वहां से ट्रैवल करना था तो फिर मैंने बता के ट्रैवल करना था, और प्रॉब्लम इन मुल्कों में है उस वक्त तो बहुत था। सऊदी अरब में लोग शक करते हैं ना, सऊदी अरब का वो इशू नहीं है। अगर आप सऊदी अरब में रह के सऊदी अरब का कानून ना तोड़े तो वो आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। तो मैं वहां से फिर मैंने ट्रैवल कर लिया और मैं यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में मैं उतर गया। अच्छा, कंट्रोवर्सी पैदा हुई ना, आपका एक व्लॉग था, अनाउंस हो चुका था, आप यूके में, ऑब्वियसली वो आप पता चला के वो एक वो आइडिया था, उस पे काम करना था। सालों में कह रहे थे कि इस तरह। इमरान भाई, जिस दिन आपको पकड़ा गया उधर, और आपको पहला दिन, पहली रात जेल या जो भी वो उनका हिरासत में थे आप, पहली रात क्या यानी पहली रात क्या मेरी टोटल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं वो नहीं, जिस दिन आपको बात कर रहे हैं, जिस दिन आपको उन्होंने गुमशुदा किया। नहीं, एयरपोर्ट से तो मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी जी। एयरपोर्ट पे मैं था तो मुझे एक फोन आया। जिस दिन वो जेल के बाहर से आपको ले गए ना, जेल के बाहर से वो रात कैसे कॉन्फिडेंट, आपने वो वीडियो देखी हो? जी जी। मैं तो बड़े आराम से चला गया था जी। मुझे लगा कि ये ले जाएंगे, फैटी मुड्डी लगाएंगे, बातचीत करेंगे या जो भी करना है इन्होंने, मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुहिब वतन आदमी हूँ, मैं मुल्क का दुश्मन थोड़ी हूँ। तो अगर ये एजेंसियां मुझे उठाएंगी तो बातचीत करेंगे, जो भी है देखेंगे फिर क्या होता है। मैंने कहा चलो, मैं उनके साथ चल पड़ा। सही। वो मुझे थोड़ी आगे जाके कहते हैं जी हमने आपकी आंखें बांध ली है। अच्छा। आप बुरा मत बनाइएगा। अच्छा यार, मैं तुम्हारे पास हूँ, और मेरी आंखें बांध दी। थोड़ी देर बाद जी हमने आपके हाथ भी बांधने हैं। अच्छा। यार मैं तो मुजामत करने के मूड में नहीं हूँ, मैं वहां से आपके साथ कैसे आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे उतारा और फिर मेरे हाथ भी बांध दिए एक जगह पे, फिर एक जगह जाके बैठा दिया, वहां से गाड़ी चेंज की और मुझे एक और जगह पे ले गए। उसने जब ऑफिसर ने मुझे रास्ते में एक बात की कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये इस बात से मैं थोड़ा सा खुटक गया था। उसने कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को ना दे। अच्छा। तो उसने जब ये बात की ना तो मुझे उस वक्त मैं खुटक गया। मैंने कहा ये कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे इसको वो है, कोई इशू है। फिर वो मुझे कहना शुरू हो गया कि आपको कुछ भी खाना है, मैं आपकी कोई भी खिदमत कर सकता हूँ, क्योंकि एक दफा आपको मैंने आपकी डिलीवरी कर दी, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। फिर मैं ये भी समझ गया कि इसने मुझे किसी और के हवाले करना है। हाँ, ज़हन में तो ये भी आया है, जिस तरह की बातें कर रहा है तो पार ही कर दे। हाँ सही। अच्छा यार, ये ना मुझे इसकी फिक्र नहीं है, ऑब्वियसली इसकी तो मुझे फिक्र नहीं है। मुझे कोई मारेगा ना तो यार फिर मारे ना जी। देखे, हर आदमी जो जिंदा हुआ है ना उसने मर जाना एक दिन, ऐसे ही है। लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ये तो बड़ा ऑनर है। लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लोगों को खाना खाते हुए हिचकी आती है, डेथ हो जाती है, ऐसे ही है, पता ही नहीं चलता, बोटी फंस गई गले में, बंदा जिंदा ही नहीं रहा, खाते हुए मर जाते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपकी डिलीवरी हो गई, इन्होंने वहां पहुंचाया ना तो मुझे इन्होंने वहां जाके डाल दिया एक में सेल में, नीचे बेसमेंट में। तो वहां इन्होंने मुझे रखा और उधर जिसको लेकर जाते हैं सबसे पहले उसको फैंटी लगाते हैं। इन्होंने वहां ले जाके मुझे लटा के मारा, बांध के ना, पीछे हाथ बांध के, आंखों पे पट्टी बांध के, सर पे बोरा चढ़ा के नीचे जमीन पे फेंका। पहले मेरे कमर में मारे, फिर मेरे पेट में इसने मुक्का मारा एक बंदे ने, मैं नीचे ऐसे हुआ तो इसने मुझे नीचे गिरा दिया। इन्होंने गिरा के इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये मुझे कितनी देर मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। अच्छा मुझे ना पहले मार खानी भी नहीं आती थी, मैं तो कभी मारे खाई नहीं। मैं वो उस तरह से अपने आप को सक करके ना, मुंह दबा के, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए तो मैं जमीन पे ऐसे पड़ा रहा, ये मारते रहे मुझे। फिर एक आदमी ने मुझे बहुत गलत बात की, जैसे कोई मुल्क का दुश्मन होता है ऐसे, और उसने दोबारा कही तो मैंने जमीन में अपना सर मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया। ये एक दिन अगर कभी वो बंदा लिखेगा जिंदगी में या कभी गवाही देने के काबिल होगा तो वो गवाही देगा, मारने वाले खुद गवाही देंगे कि हमने एक आदमी को पकड़ के मारा था
हम उसे मारते थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था, तो वो अभी कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, हम उसको मारते थे और वो पाकिस्तान का नाम लेता था। और उसने मुझे इस बात पे भी उन्होंने चिल्ला के मारा कि तो मत बोलो पाकिस्तान का नाम मत लो अपनी जुबान से। अच्छा, इस बात भी मारा गया? हाँ, मारा मुझे, और मैं फिर पता नहीं मैं जिद में आ गया, मैंने फिर बोला और उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। जो बंदा मुझे बंद करने आया उसने बंद करते हुए मेरे कान में कहा कि आप चीखते क्यों नहीं? अच्छा, ये जान छूट जाती है, चीखने से जान छूट जाती है। हाँ। फिर मुझे आया तरीका मार खाने का। अच्छा, मैं कहा हुण मैनू मारो। अब तो इस बात पे यानी हम बड़े हंस के बात करें, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड उस तकलीफ को, उस दर्द को। मैंने वहां पे इन्होंने औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर किया, इन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया उन पे जी, उन्हें इन्होंने मारा, थप्पड़ मारे उन्हें, बुजुर्ग आदमी उन्हें इन्होंने एक कुरान पाक की आयत का भी तर्जमा सुनाया कि इनके हाथ मुखालिफ सिमत से, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा मुखालिफ सिमत से पाँव काट देंगे, तुम लोग फितने हो। अच्छा, ये इस तरह की बातें ये। और जब उन्हें मार रहे थे ना तो वो उनका होश चला गया था। अच्छा, बेहोश हो गए। उन्होंने इनको कुरान पाक का हवाला दिया था और या मकबूल जान साहब ने इन्हें एक हदीस भी सुनाई थी मार खाते हुए। अच्छा, ये उनको फिर भी मार रहे थे, उन्हें बात ही पूरी नहीं करने दे रहे थे। वो इन्हें कह रहे थे कि मैं बूढ़ा आदमी हूं और अपना कोई, इन्होंने एक दो बातें की तो इन्होंने, मैं वो कहना नहीं चाहता, इन्होंने और मारा उन्हें और बदतमीजी की, गालियां दी। सही। मैं अंदर बंद था, मैंने चीखना शुरू कर दिया, मैंने कहा ना मारो। अच्छा, वो भी उधर ही थे और ये साहब को ये मार रहे थे, तो आपको उनकी आवाज आ रही थी? मुझे उनकी आवाज आ रही थी। और ये साहब का, और ये साहब वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के इस लेवल तक ये जाएंगे बेशरम। तो और ये साहब थोड़ा चिल्ला रहे थे, गुस्से में भी थे और तकलीफ में भी थे, और उनके साथ ये ज्यादती कर रहे थे और उनको बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें कर रहे थे। और ये जगह जिस जगह आपको लेके थे ये लाहौर में जगह? मैं वो बातें दोहराना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये लाहौर में थे हम, मुझे अच्छा, जगह भी पता है, बेसमेंट थी। ये और ये साहब को मार रहे थे, मैंने वहां पे बोला ऊंची ऊंची, मैंने कहा ना मारो, बूढ़ा आदमी है, ना मारो, मैं ये कह रहा था उन्हें। अच्छा, बल्कि मुझे आज भी याद है, मैंने वहां उन्हें कहा था कि यार मुझे मारो, ये डर जाएंगे, अच्छा, छोड़ दो, ना मारो। उसने क्या किया कि हर सेल के बाहर ना एक लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा था जिसको पहिए पे चलता था वो। अच्छा, तो उसने खींच के ना मेरा वो दरवाजा बंद कर दिया एक बंदे ने। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा मैं कब्र में बंद हो गया हूँ। वो बिल्कुल ही जितनी ये जैसे गाड़ी है ना, ऐसे छोटा सा कमरा था, आप सिर्फ लेट सकते हैं उसमें, चल नहीं सकते। तो उसने खींचा उसको, वो बड़ा वजनी दरवाजा, तो उसको उसने बंद कर दिया ताकि मेरी आवाज बाहर उनको डिस्टर्ब ना करे। सही। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी और ये सब की आवाज आती रही, फिर इन्होंने और ये सब को एक जगह पे और पे बंद कर दिया। कभी कभी ना मुझे उनकी आवाज आती थी और ये सब, फिर एक रात को उनकी आवाज आती रही और वो थोड़े परेशान हो गए और ये सब। अगले दिन मुझे फिर औरिया साहब की आवाज नहीं आई, एक दिन यानी 2 दिन गुजर गए, फिर मुझे उनकी आवाज नहीं आई। मैंने ना उस रात ना सारी रात मैंने औरिया साहब के लिए दुआ की, सारी रात। मैंने कहा या अल्लाह ये घर चले जाए, ये बुजुर्ग आदमी है, बहुत तकलीफ में है और इनको कितना टॉर्चर कर रहे हैं। मेंटल टॉर्चर बहुत बड़ा है। 70 साल के आदमी को आप इस तरह करेंगे, 70-75 साल के इंसान को आप मारे, उनको तस्लील करें, उनको बंद कर दें इस तरह। तो सोचे, अच्छा वो दवाइयां भी खाते हैं कोई, अच्छा, उनको दवाई भी नहीं मिल रही। अच्छा इमरान भैया, मैं आपसे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछूंगा जो कि शायद चलेगा ना, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चले, अल्लाह खुशी हुई, मैंने कहा वो चलेगा। अच्छा, मुझे लगा मैं भी चला जाऊंगा। अच्छा, मैं आपसे छोटी छोटी चीजें पूछूंगा जो शायद आपके लिए आप समझे इररिलेवेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ये जानना पड़ा तो मुझे याद है ना, मैं आपको बता दूं। अच्छा इमरान भाई, पहली रात गुजर गई, आपको कब महसूस हुआ, यानी कि आपके ज़हन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इधर ही हूँ? यानी आपके ज़हन में था तो होगा यार 1 दिन 2 दिन बाद छोड़ देंगे, 4 दिन बाद छोड़ देंगे, आपके ज़हन ने कब एक्सेप्ट किया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे? एक दफा भी नहीं किया। मुझे रोज लगता था मैं आज चला जाऊंगा, एवरी डे। मैंने एक लम्हे के लिए, मैं रोज रात में जब सोता था मैं सोचता था सुबह मैं घर चला जाऊंगा। एक लम्हे के लिए भी मैं कैद नहीं हुआ। आपको एक अजीब चीज बताता हूँ, ये ना सब कैदियों को ऑरेंज कलर के कपड़े देते थे। मैं यही बात पूछ वो डांगरी टाइप का एक होता था, वो एक सूट लेके आते थे, मेरे लिए लेकर आए थे। अच्छा, ये वो गवाही देंगे, अच्छा, इनके ऑफिसर्स, अच्छा, और ये इन्होंने अपने पेपर में लिखा भी होगा कहीं पे, और ये गवाही भी देंगे। 142 दिन इन्होंने टिल लगा लिया, मैंने वो कपड़े नहीं पहने। अच्छा, वो नहीं कपड़े पहने? नहीं पहने मैंने। इन्होंने कहा ये पहनो, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके जेल में था ये? मैं नहीं, मैंने तो चले जाना है। वो कहते हैं ये पहनो, मैंने कहा मैं नहीं पहनता हूँ। वो फिर जब इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया ना मुझे, कहते हैं वजह क्या है, मैंने कहा जी ये पहन के मुझे लगता है मैं कैदी हूँ।
अच्छा, तो मैं नहीं पहनता, मैंने वो कपड़े नहीं पहने। और कपड़े इन्होंने कपड़े सारे का नाम क्या होता था? मैं अपनी शर्ट उतारता था, वही मैं धोता था, उसको निचोड़ के फिर पहन लेता। एक शर्ट और एक 142 मेरा वो जो ट्राउजर है ना, 142 दिन एक शर्ट एक ट्राउजर। एक दफा उन्होंने मुझे बीच में एक कपड़ा और दिया था, बिल्कुल ही मेरे कपड़ों की तरह का ही था, सॉफ्ट था। वो मैंने थोड़े दिन पहना, लेकिन फिर मैंने अपने कपड़े वापस पहन लिए उनसे लेके। मेरे ट्राउजर की हालत ये है कि अभी भी उसको मैं सीधा लटकाऊं ना तो उसके घुटने मुड़े हुए हैं। आपने वो अपने पास रख लिया, उसको वो सांचा बन गया मेरी टांगों का। अच्छा, वो ट्राउजर जो है ना वो ब्लू कलर का है, अच्छा, डार्क कलर का। अच्छा, मैं जब पहनता हूँ ना तो उसका वो ट्राउजर सीधा नहीं लटकता, वो ऐसे है। अच्छा, वो उसके घुटने मुड़े हुए हैं, वो उधर ही उसका सांचा ही ऐसे बन गया, वो ट्राउजर ही ऐसे हो गया। 142 दिन एक तरह के कपड़े। शर्ट के साथ अब एक भी बटन नहीं है। अच्छा, वो जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, वो आप शर्ट देख ले, ब्लू नेवी ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की शर्ट है मेरी एक। मैं उसी शर्ट में ही रहूंगा आखिरी दिन तक। सही। इमरान भाई, खाने यानी आपने पहले तो 1-2 दिन आपने खाने, यार आपने मेरा वेट देख लिया था जब मैं वापस आया, कुछ और वो खाना ऐसे ही नहीं, क्या खाने के लिए क्या देते थे यानी, और आपने कब खाना यानी मुझे पता पहले 1-2 दिन तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। नहीं, खाना मैंने खाया, पहले दिन भी खाया। अच्छा, पहले दिन भी खाया। हाँ, खाना वो मैंने क्या खाया। खाने की क्या उनकी रूटीन होती थी, खाना कैसा देखिए, खाना होता था? मैं बस रोटी, अच्छा, रोटी और कोई सालन, बस ऐसे ही होता था, एक रोटी 7 सालन। और क्या रूटीन? वो नीचे से असल में मेरा खाने का प्रॉब्लम और था। हाँ, बाजवा साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अकेले खाना खाया ही नहीं, हाँ, बचपन से ही नहीं खाया। मैंने अकेले खाना ही नहीं खाया। मेरे टेबल पे खाना लग जाए घर में और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई ना बैठे, तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना हमेशा या फैमिली के साथ खाता हूँ, बच्चों के साथ, किसी के साथ, कोई दोस्त आ जाए, मुझे अकेला खाना नहीं खाया जाता। ये मैंने पहले दिन जाके बताया था, मैंने कहा जी मुझे खाना जब मैं खाऊंगा तो इधर एक बंदा बैठ जाए मेरे पास। पूरी वो नहीं बैठते थे, छोड़ जाते थे। थोड़े दिन दिक्कत हुई, उसके बाद फिर आदत हो गई, फिर मैं खा लेता था। मुझे पता है आपने एक वाकया बताया है, वो नीचे से खाना अंदर कर, अच्छा, वो नीचे से खाना रखते थे, नीचे से उनका वो था पूरा दिन रूटीन। वैसे अब क्या 3 अलग अलग जगहों पे उन्होंने रखा। अच्छा, जो ज्यादा टाइम के लिए रखा, 3 सेल थे जिनमें रखा, एक लाहौर में था, एक पिंडी में था, फिर दूसरा वहीं पे था। अच्छा, उसमें ना वो एक जगह से तो नीचे से खाना आता था अंदर, वो ऐसे घसीट देते थे अंदर। एक में ना उनके अजीबोगरीब किस्म के ताले थे, वो बहुत जोर से आवाज आती थी, वो बाहर की तरफ से उसको खोलते थे, 2 बंदे आते थे और वो वहां से खाना साइड से अंदर करते थे। तो ये अलग अलग। और वॉशरूम अंदर ही होता था, छोटा सा वॉशरूम तो पीछे मेरे बिल्कुल जहाँ मेरा सर है ना, वहाँ वॉशरूम है। अच्छा, वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो एक कमोड सा लगा हुआ है। कमोड नहीं था, वो था फ्लश था, इंडियन टॉयलेट जिसे हम कहते हैं। हाँ, इंडियन टॉयलेट था। साथ एक बोतल पड़ी हुई थी और एक पानी का रास्ता था, उसको दबाओ ना तो उसमें से पानी की एक धार निकलती थी, उसी धार से वो बोतल में भर लेता था। अच्छा, हाँ जी। और पीने के लिए पानी बस वही पानी है, वही पानी। नहाने के लिए भी वही है, पीने के लिए भी वही है, वॉशरूम के लिए भी वही है। इमरान भाई, पूरा दिन क्या रूटीन होती थी? मैं ये कपड़े अपने ना, क्योंकि गर्मी आ जाती थी, मैं गर्मियों में बंद हुआ था, मई में, जून जुलाई में उधर ही था, तो मैं अपने ना ये कपड़े गीले करता था, इनको अच्छी तरह गीला करके ना, तो फिर मैं इनको पहन लेता था। यानी शर्ट को पूरा गीला किया, फिर पहन ली ऐसे झाड़ के, हल्की सी निचोड़े बगैर वो पहन ली, ट्राउजर को पूरा गीला कर लिया। तो उस तरह मैंने वो गर्मी अपनी। अंदर ऊपर एक पंखा लगा था? नहीं, पंखा जून जुलाई में भी पंखा नहीं था। पंखे से तो आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, अच्छा, पंखा नहीं देंगे आपको। हाँ, बस अगर कभी कोई खराब, किसी दिन बहुत बुरी हालत हुई, तो बाहर कोई एक वो पंखा दूर। आप दिन का हिसाब कैसे लगाते थे, कितने दिन मुझे गुजर गए? कैसे मुझे याद रहते थे दिन? मैं नमाज से। और वो रोशनी आती थी बाहर से, कुछ पता चलता था? हाँ, थोड़ी रोशनी आती थी बाहर से, सही। लेकिन मुझे वो दिन रात का एक जगह पे तो नहीं समझ आता था, एक जगह पे मुझे कुछ आइडिया होता था कि ये दिन है और ये रात है। लेकिन वो नमाज का टाइम मुझे, क्योंकि वो लोहे के ऊपर मारता था आके बंदा जोर से, फजर, फिर लोहे पे मारता था जोहर, अजान की आवाज नहीं आती थी। अजान की नहीं आवाज आती थी वहां पे। एक जब आखिर में जिस दिन मुझे छोड़ना था ना, उस दिन मुझे उन्होंने एक जगह पे रखा, वहां मैंने एक अजान की आवाज सुनी थी, वो मुझे अजान की तर्ज अभी भी याद है। अच्छा, इमोशनल होंगे अब। इमरान भाई, आपका ये हाथ में, मैं आज हम चूंकि किसी जगह सफर कर रहे थे, तो आपके जी, तो आपके हाथ में वो दर्द हो रही थी, उसका एक वाकया बता रहे थे कि एक दिन आप वो इन्होंने टॉर्चर बहुत अजीब तरीके से किया। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये एक प्रोडक्ट के तौर पे, एक बेजान चीज के तौर पे इंसान को डील करते हैं। ये लोग टॉर्चर कर करके ना लोगों पे बेहिस हो चुके हैं, इन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये इतने नॉर्मल रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और they will be like, मसला ही कोई नहीं है। जेल के अंदर सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी अल्लाह के बाद? सबसे ज्यादा किसको याद करते? अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आती थी उनके, उसके बाद अल्लाह के बाद अलग अलग दिनों में अलग अलग चीजें याद आती हैं, अलग अलग लोग याद आते हैं। हाँ, ये ना फेजेस होते हैं आपके ऊपर। यानी किसी वक्त आपको कोई बहुत ज्यादा याद आ जाता है, आपके दिमाग में उसकी याद आ जाती है, वो बहुत ज्यादा दिन बहुत ज्यादा थे ना, 5 महीने थे और मैं अकेला ही था।
हाँ तो मेरे पास बहुत टाइम था लोगों को याद आखिरी करने दो के लिए। सवाल हैं, क्योंकि बातें मैंने बहुत करनी थी, लेकिन रोशनी का जो मैं सांस है मुझे थक जाएंगे वो। आखिरी दो सवाल इमरान भाई, मुझे पता है एक दफा आपको बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने आपको कुछ करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि भाई हम खवातीन लेके आएंगे। हाँ यार, वो बड़ी बदतमीजी है। अच्छा, उस दिन के अलावा आपको किन किन मौकों की बड़ी तकलीफ हुई? मुझे एक दिन मैंने हिसाब किताब लगाया कि अब 14 अगस्त आने वाली है, या आ गई है, बिल्कुल करीब है। मैं दिन गिनता था ना जी। तो मैंने इनसे कहा, वो जो बंदा खाना देने आता था, मैंने कहा यार मुझे कोई फ्लैग, कोई झंडा या कोई चीज मुझे इस तरह वो ला के दो, एक ये मुझे चाहिए। तो उसने कहा जी आपको जरूर ला दूंगा, मैं आपको जरूर ला दूंगा। मैं फिर वेट करता रहा कि मुझे ला के देगा, वो नहीं ला के दिया। लेकिन वो फिर 14 अगस्त भी गुजर गई, फिर वो नहीं लेकर आया। मैंने उससे बाद में पूछा कि वो 14 अगस्त गुजर गई, उसने कहा जी गुजर गई है। मैंने कहा आपने मुझे फ्लैग नहीं दिया ना, तो उसने मुझे कहा जी परमिशन नहीं मिली। उस बात में मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पाकिस्तान का झंडा देने नहीं दिया। हाँ नहीं दिया, और मुझे बड़ी इस बात की तकलीफ हुई थी कि यार ये इनको दे देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है। आदमी को ना बड़ा हौसला मिलता है। जी। मैंने कंघी की ना, एक 140 दिन हो गए थे मुझे तकरीबन, इतने अरसे बाद मुझे कंघी मिली करने के लिए। और मैंने कंघी मिली तो मैंने कहा यार ये इतनी कमाल इन्वेंशन है। इतना मुझे मजा आया कंघी करके, मैंने कहा यार कमाल है। तो इमरान भाई आखिरी सवाल, मैंने आखिरी दिन जब मुझे उन्होंने छोड़ा, तब मैंने वो शीशा देखा कि मैं दिखता कैसा हूँ। इमरान भाई आखिरी सवाल यही, जब आखिरी दिन आपको उन्होंने बताया जब आपको छोड़ने, उस दिन क्या? नहीं, मुझे चंद दिन पहले आइडिया हो गया था कि अब ये मुझे छोड़ने वाले हैं। अच्छा, ये मुझे आइडिया हो गया। ऐसा क्या हुआ? नहीं, वो उन्होंने मुझे वहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। वहां से मुझे कभी एक शहर में ले जाते थे, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। ये जिस डीपीओ आरपीओ के हवाले मुझे करना चाह रहे थे वो जान छुड़ाते थे। फिर मुझे ये सियालकोट ले गए, वहां पे फिर मैं सियालकोट से मुझे इन्होंने छोड़ा। और पहले ये कहते हैं हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। फिर इसके बाद मैंने माना ही नहीं। मैंने कहा मुझे पुलिस के हवाले करेंगे, अगर वो मेरे पे मुकदमा देंगे तो यहाँ से फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी मैं पुलिस के गले पड़ूंगा और वहां जो होगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये मेरी तौहीन है, मैं ये नहीं होने दूंगा कि आप मुझे पुलिस के हवाले करें और वहां मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करें। बहुत हो गई है, मुझे छोड़े, मैं अपने घर जाऊं। इस पे उन्होंने इंसिस्ट किया, मैंने ये बात नहीं मानी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप अपनी दाढ़ी कटवा लें, आप क्लीन शेव हो जाए। मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा आपने तो देखी भी नहीं। मैंने कहा दिखाओ। कहते ये सफेद है। मैंने कहा जैसी भी है। उन्होंने दिखाई मुझे, मैंने कहा जी अच्छी लग रही है, मैं नहीं हटा। क्यों? मैंने कहा जी मैंने ये नियत की थी कि मैं हज करूंगा 2023 में, तो आपने मुझे हज के दिनों में अंदर रखा। मैंने ये नियत की थी जब हज करूंगा तो उसके बाद मैं दाढ़ी रखूंगा, तो अब मैंने वो उसी नियत के तहत ये रख ली है, तो मैं नहीं कटवाना चाहता। इस बात पे काफी वो फटा हुआ। तो उन्होंने कहा जी फिर हम आपकी जबरदस्ती शेव कर देंगे। मैंने कहा आप ट्राई कर लें, लेकिन ट्राई करने से पहले जहां से आप मुझे उठा के लाए उनसे पूछ लें कि मैं वहां पे 2 मरतबा अपनी मर्जी से जख्मी हूँ, तो मैं जख्मी हो जाऊंगा, आप मुझे छोड़ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने फिर जाके कोई मीटिंग शीटिंग की, फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक जगह छोड़ेंगे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम आपको लेकर जाएंगे। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं खुद ही चला जाऊंगा घर अपने, मुझे कोई भी ले जाएगा घर मेरे, आप मुझे किसी सड़क पे ही छोड़ दो। फिर मुझे एक हॉस्पिटल में छोड़ के उन्होंने कहा जी यहाँ को पुलिस वाले आपको मिलेंगे, वो आपको ले जाएंगे। वो फिर एक हॉस्पिटल के पास उन्होंने जैसे भी किया छोड़ा। इन शॉर्ट ये कि वहाँ पुलिस वाले थे, उनमें एक पुलिस वाले बेचारा वो रो भी रहा था। उन्होंने मुझे लिया, मुझे लेके गाड़ी में बैठाया, मुझे फिर मेरे घर छोड़ गया। सबसे पहला शख्स किससे मिले आप घर में? मैं घर में गया ना तो मैं लेट जब जाता था तो बैक साइड से जाके अपने कमरे का शीशा नॉक करता था। मैंने वो जाके शीशा नॉक किया तो खोला ही नहीं किसी ने। वहां से पीछे से एक दरवाजा था, नहीं खोला। नॉर्मली मेरी वाइफ खोलती थी, उससे नहीं खोला। मैं वापस आया तो साबिर भाई सो रहे थे। साबिर भाई हमारे घर में हमारे हेल्पर हैं, दरवाजे के पास ही उनका वो रूम है। तो साबिर भाई सो रहे थे, साबिर भाई उठे, उन्होंने मुझे जप्पी डाल ली। पहले देखा मुझे गौर से, हमारा दरवाजा बंद नहीं होता, खुला रहता है 24 घंटे। तो वो उठे, उन्होंने मुझे जप्पी डाल ली, गले मिले और दरवाजा उन्होंने खटकाना शुरू कर दिया। मैं इधर से गया, नहीं किसी ने खोला, वापस आया तो इधर से खुल गया था। अंदर गया, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन एकदम ही सारे आ गए थे। कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया। और मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा मैंने वो इधर मैंने शीशा नॉक किया था पीछे वाला। कहती वो तो आप रोज नॉक करते थे। तो उसको वो रोज गलत फहमी होती थी कि शायद कोई नॉक कर रहा है, वो टूट के देखती थी। तो उसने कहा जी उस दिन मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा शायद मुझे फिर वही
जैसे हाँ। वहम होता है वैसे ही है। तो ये था, मैं फिर अपने अम्मी अब्बू के पास गया, अबू जी को मैंने उठाया। अबू जी उस वक्त सो रहे थे, फजर से पहले का वक्त था। अम्मी और अबू दोनों उठ गए, उनसे मैंने मुलाकात की, मिला मैं उनसे, बैठ गया मैं उनके पास। और ये उन्हीं कपड़ों में आप गए हैं 142 दिनों वाले? हाँ हाँ, मैं अपने घर चला गया था। फिर मैं जाके मैंने उनको कहा जी मैं जरा नहा लूँ, चेंज वेंज कर लूँ। तो फिर मैं फटाफट गया, मैं नहा के चेंज किया, फजर होने वाली थी थोड़ी देर में। मैं फिर अम्मी अब्बू के कमरे में गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बोल कैसे रहा है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये ठीक तरीके से नहीं बोल रहा ना, स्टैमरिंग कर रहा है। मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ। तो मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ तुझे ना, तू इमरान ही है ना, ऐसे मुझे हाथ लगा के देख रही थी अम्मी, ये क्या हो गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब मेरी बारी। तो ये शायद उनको बहुत वजनी लगा हो मेरा ये दो लफ्ज जो है ना, ये उनको बहुत भारी लगे होंगे उस वक्त। मैं अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हो रहा था। तो जब मैंने उन्हें कहा ना अब मेरी बारी, मुझे किसी ने मना नहीं किया। और मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार आप जिस तरह का आप वो छोड़ कर गए थे ना मुल्क, ये वैसा नहीं है। तो मैंने कहा, मैं उसको जिस तरह अपने भाइयों को बंदा डांट देता है, मेरे से छोटे हैं, तो मैंने उसे कहा, कहता भाई बुज़दिल नहीं है हम, आप बोलो हम कुएं में छलांग मारेंगे, आपको पता है इस बात का, लेकिन ये जो आपकी हालत है ये कोई लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है इस वक्त। और हम नहीं चाहते कि आप दुनिया को कमजोर दिखें। बात तो ठीक थी उसकी। उसने कहा आप टेक योर टाइम, आप देखें, आपको लगेगा जैसे आप मकबूजा कश्मीर में हैं। ये उसने मुझे कहा। वही तो बाहर की दुनिया की खबर ही कोई नहीं था। मैंने पूछा उनसे कि फलां किधर है, फलां किधर है, इमरान खान किधर है, शहबाज शरीफ हुकूमत किसकी है, बंदा कौन है बाहर, ये चीजें मैंने उनसे पूछी। हाँ, मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो मुझे कैसे पता था कि मुझे वहां एक बंदे ने बताया था कि जब हमारा चीफ आ जाएगा फिर हम आपको छोड़ देंगे। वो मुझे शायद इसलिए डिले कर रहे थे कि वो जस्टिस बंदयाल पे शायद भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो काजी फाइज ईसा आता है 17 सितंबर को, उसके बाद फिर वो मुझे छोड़ने का प्लान बनाते हैं। और आप देखेंगे नवाज शरीफ भी पाकिस्तान तभी आता है जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनता है। तो काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ का खास आदमी और आसिम मुनीर का खास आदमी था। उसने इन्हें बहुत परफॉर्म करके दिया और इन्हें इतने कॉन्फिडेंट थे। मैंने कई दफा काजी फाइज ईसा को कहा मुझे बुला, सही है, मुझे बुला के सुनो। मैं एक दिन पुलिस स्टेशन चला गया मुकदमा करवाने के लिए, जी मुझे अगवा किया गया है। तो वो मुझे पुलिस स्टेशन में वहां मुझे वो सर छोड़ के चौकी में वो भाग गए, वो बाहर चले गए। उन्होंने जाके मेरे दोस्तों को फोन कर दिया कि इन्हों लेके जाओ आके। तो पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है, अगर आप ये कह देना मुझे आईएसआई ने अगवा किया है तो क्या पुलिस क्या, तो आईजी भी आपकी बात ही नहीं सुनेगा, मुकदमा ही नहीं कर सकता वो। आखिरी बात, आपने परसों तरसों एक फंक्शन में थे यहाँ पे, आप वो ह्यूमन राइट्स के लिए आपने वो बात की है, मुझे बड़ी वो अंदर चुभ गई है वो बात कि आपने कहा कि कुछ हो जाए। मुझे उसने धमकी दी, एक आदमी ने, हम तेरी लाश भी पाकिस्तान नहीं आने देंगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने इसलिए लोगों से कहा कि जिम्मेदारी के साथ मुझे पाकिस्तान भेज देना, बाकी मैं निपट दूंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आपको इस काबिल रखे कि आपकी आवाज़ इसी तरह से तवाना रहे। और आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है और कहने की जरूरत नहीं है, जितने लफ्ज हैं ये सारे लफ्ज बेमानी है। ये नजम भाई, फर्ज जो है ना वो कभी भी अदा नहीं होता। जो चीज फर्ज होती है ना वो आपको करते रहनी होती है जी। अगर आपके ऊपर फर्ज है कि आपने एक रास्ते पे चलना है तो फिर वो आपने चलते ही रहना है उसके ऊपर, उसकी लिमिट कोई नहीं होती जी। आपके ऊपर नमाज फर्ज है ना जी, आपने पढ़ते रहना, तो आप तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे जी। अगर आपके ऊपर सही रास्ते पे चलना, हक पे खड़े होना फर्ज है ना, तो ये फर्ज आपको तब तक अदा करते रहना जब तक आप मौजूद हैं। सही। ऐसा कोई नहीं होता कि आपने अपना हक अदा कर दिया या आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, ये कभी भी अदा नहीं होता जी। आप देखते हैं कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, लड़ाई तो खत्म ही नहीं हुई, लड़ाई तो अभी चल रही है, यानी इसके ऊपर कोई दूसरा नुक्ता नहीं है। मुझे ऐसा थोड़ी होगा कि कोई मारेगा कुटेगा और कहेगा कि यार तुम इसको छोड़ दो, या कोई मेरा माली नुकसान कर देगा और कहेगा, या कोई जानी नुकसान की धमकी देगा, या मुझे नुकसान पहुंचा के कहेगा कि ये वाली चीज छोड़ दो। इसके हमारे दीन के भी पैटर्न्स हैं। यानी अगर किसी दिन
मेरी वालदा मुझे आधी जुबान से कहती है कि बस, तो फिर बस था। मैं ये आदमी हूं, कोई मैं इसका कोई वो तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि मैं इसमें कुछ अचीव कर रहा हूं। आपने मुझे देख लिया मैं किस हालत में यहाँ पे रहता हूँ, आप सारा कुछ आपको पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शर्म और हमारा पर्दा बरकरार रखे, वो हमारी शर्में और हमारा। आपने मुझे पाकिस्तान में भी देखा कि वहां मैं कैसे रहता था जी, आपने मुझे यहाँ भी देख लिया कि मैं कैसे रहता हूँ जी। तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस जिंदगी में और इस जिंदगी में क्या फर्क है। ऑब्वियसली ठीक है, और मैं अगर थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करता तो मैं उधर बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देता नहीं है वो ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, आज के लिए थैंक यू।